गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम प्रीति। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मॉडर्न आर्ट में द पिलर्स ऑफ अशोका। अशोका के पिलर्स के बारे में पढ़ते हैं, पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में हम मॉडर्न आर्ट में प्लेस यानी कि महल के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि महल जो था वो लकड़ी का बना हुआ था और उसका साक्ष्य जो था कुम्हार से मिला हुआ था। कुम्हार पटना में है और पटना जो है बिहार की, पटना बिहार में ही। इस सब के बारे में जान चुके थे। आज हम जानेंगे पिलर्स के बारे में। तो आइए हम पिलर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और पिलर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हाँ, और अशोका में भी क्वेश्चन जो था कि महल जो था, अशोका का जो महल था वो किस चीज़ का बना हुआ था, तो वो लकड़ी का बना हुआ था, जो कि बीपीएससी पूछ चुकी है। और इसी तरह पिलर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन, ये सब जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक मॉडर्न आर्ट में चलते हैं उससे एक न एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आते ही आते हैं, इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए आइए हम पढ़ते हैं द अशोकाज पिलर। किसके बारे में पढ़ेंगे? अशोकाज पिलर के बारे में पढ़ेंगे, अशोका के पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कहता है द अशोकाज पिलर्स आर मैसिव स्टोन पिलर। किस स्टोन पिलर से बना हुआ था? तो मैसिव स्टोन पिलर इरेक्टेड बाय द मौर्यन इम्पेरर अशोका। ये कब बना हुआ था? अशोका के समय में बना हुआ था। कब? तो सी सेंचुरी में 268 to 232 BCE। कब से कब तक बना हुआ था ये पिलर्स जो था? वो पिलर्स अशोका के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। वो कब से कब बना हुआ था पिलर? वो था 268 से लेकर के 232। कब से कब तक बना हुआ था? तो 268 से लेके 232 BCE बिफोर क्राइस्ट ईस्ट में बना हुआ था। एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक्रॉस। इसका जो लोकेशन था वो बताते हैं कहाँ कहाँ था। इंडिया टू सेपरेटेड द धम। इंडिया टू स्प्रेड, क्या करा? इंडिया टू स्प्रेड द धम राइटर्स पाथ, नॉन वायलेंस एंड मोरल टीचिंग्स। ये जो धम्म का नीति था, पिलर्स पे जो धम्म का नीति था वो क्या था? नॉन वायलेंस, यानी कि युद्ध में नहीं था। और क्या था? मोरल टीचिंग्स के बारे में बता रहा था कि ये जो नीति थी ये युद्ध नीति पे नहीं था, धम्म था, धर्म का उपदेश इस पे लिखा हुआ था। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज इज द सारनाथ पिलर। इसमें जो फेमस पिलर था ना वो कहाँ का था? सारनाथ का सबसे ज़्यादा पिलर फेमस था, जो कि धम्म पे आधारित था। विच हैज़ बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्ब्लेम। किस पर है? नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। विच इट्स 4 लाइन्स, क्या कहता है? इसमें 4 शेर थे। एंड अ व्हील एट द बॉटम था, वो पहिए के समान चारों दिशाओं में घुमा हुआ था। व्हील एट द बॉटम सिंबॉलिजिंग बुद्धिज्म एंड इंडियन आइडेंटिटी। क्या कहता? इसमें जो सिंबल थे, इसके जो प्रतीक थे वो किसके प्रतीक थे? तो बुद्धिज्म के और इंडिया के आइडेंटिफिकेशन के प्रतीक थे। की ऑफ फीचर्स, इसके जो फीचर्स थे क्या थे? कंस्ट्रक्शन, इसका जो बनावटी थे, कंस्ट्रक्शन मीन्स बनावट। These
पिलर्स वेयर मेड ऑफ सिंगल स्टोन। ये पिलर जो बना हुआ था वो किस सिंगल स्टोन, सिंगल पत्थर से बना हुआ था, जो कि इस पत्थर क्या था, सैंड स्टोन। वो पत्थर क्या था, सैंड स्टोन। ब्रॉड फ्रॉम द क्वारीज ऑफ चुनार एंड मथुरा। कहाँ से खरीदा गया था, ये जो सैंड स्टोन था वो खरीदा गया था चुनार से और मथुरा से। एंड रिच्ड एट हाई ऑफ 40 to 50 फीट। इसका जो हाइट था वो कितना था, 40 से 50 फीट था। रॉक एडिक्ट्स, दिस कंटेंट अशोकास एडिक्ट्स इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोका का जो स्क्रिप्ट था वो किस लैंग्वेज में था, ब्राह्मी लैंग्वेज में था। which encouraged the public to live a moral life। किस पर था यह, मोरल लाइफ पर था। अब देखिए अशोका का पिलर जो था वह कब से कब का था, तो 268 से लेके 232 BCE का था। वो क्या था, नॉन वायलेंस था, उसमें कोई वायलेंस नहीं था, यानी कि कोई युद्ध वाली बातें नहीं थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हिंदी में समझते हैं हम। क्या कहता है, कहता है अशोक स्तंभ। क्या कहता है, अशोकास पिलर, अशोक स्तंभ। देखिए अशोक स्तंभ का किस किस दिशा में था, पिलर्स जो था। अशोक स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक किसके द्वारा, तो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा अपनाया गया था। कब तक, लगभग 200 यानी कि 268 से लेके 232 ईसा पूर्व द्वारा पूरे भारत में रणनीतिक स्थानों पर, पूरे भारत में रणनीतिक स्थानों पर धर्म यानी धर्म का मार्ग, उस पिलर में जो लिखा हुआ था तो धर्म के मार्ग पे चलने के बारे में लिखा हुआ था। धर्म के मार्ग में क्या क्या था वो, तो वह था अहिंसा और नैतिक शिक्षाओं के प्रसार के लिए स्थापित किए गए एक विशाल पत्थर के स्तंभ है। कि वो जो पिलर था वो पिलर किस चीज़ के प्रसार के लिए किया गया था, किस चीज़ के लिए डेवलप के लिए किया गया था, तो वो था अहिंसा और क्या था, नैतिक शिक्षाओं के बारे में बताने के लिए एक विशाल पत्थर पे उसको, उसके नीति को, उसके धर्म को खुदवाया गया था, बनवाया गया था। इसमें सबसे प्रसिद्ध सारनाथ का स्तंभ है, पहले भी बोल चुके हैं। मतलब इसका जो सबसे प्रसिद्ध जो था इस लेख का वो कहाँ का था, तो सारनाथ स्तंभ का था, जिसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अब देखिए सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है ना, उसको भारत के राष्ट्रीय रूप प्रतीक के रूप में, एम्ब्लेम्स के रूप में अपनाया गया था। इसमें 4 शेर हैं, इसमें कितने शेर हैं, तो 4 शेर हैं और नीचे एक चक्र है और उसके नीचे क्या है, एक चक्र बना हुआ, 4 शेर है और उसके नीचे एक चक्र बना हुआ है, जो बौद्ध धर्म और भारतीय पहचान का प्रतीक है। जो ये जो 4 शेर है ना और चक्र जो है ना, ये बौद्ध धर्म के राष्ट्रीय भारतीय पहचान का प्रतीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या है ये सब बताते हैं। देखिए जो इसमें क्या क्या सब था, इसका निर्माण कैसे हुआ था। यह स्तंभ जो था एक ही पत्थर से बना हुआ था, जो कि बलुआ पत्थर से बने थे। किस पत्थर से बने हुए थे, तो बलुआ पत्थर से बने हुए थे, जिन्हें चुनार और मथुरा की खदानों से लाया गया था। पहले भी बोल चुके हैं कि उसे कहाँ से लाया गया था, चुनार और मथुरा के खानों से लाया गया था। इनकी ऊंचाई 40 से 50 फीट तक थी और इसकी ऊंचाई कितनी थी, 40 से 50 फीट तक थी। शिलालेख रॉक एडिक्ट्स, इसमें ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख, राज आज्ञाएं
मतलब इसमें जो अशोक का शिलालेख जो था ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, वो राजा का आज्ञाएं थी। उस समय जो राज करते थे अशोक, उसमें उनकी आज्ञा से खुदवाए गए थे कि वही आज्ञा दिए थे, वही बोले थे, राजा अशोक बोले थे, सम्राट अशोक बोले थे कि जाओ जो है एक पिलर बनाओ, उस पिलर पे धम्म यानी धर्म का जितना भी नीति उपदेश है ना, उस पे खुदवाओ, उस पे लिखवाओ और उसको लगाओ, ताकि मनुष्य जो है ना वो धर्म की नीति को अपनाए। इसलिए खुदवाए गए थे, जो जनता के नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। क्या बोले कि वो आदमी के धर्म की नीति को अपनाने के लिए बनाए थे, कि जनता को जीने के लिए, सही राह चलने के लिए प्रेरित करते थे। इसी वजह से अशोक ने पिलर का उपयोग किए थे, पिलर बनवाए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहता है। अब हम पिलर्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि कैसे कैसे है इसका। ठीक है, अब आइए हम आगे पढ़ते हैं पिलर्स के बारे में। किसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे? पिलर्स के बारे में, कैसे कैसे क्या है। ड्यूरिंग द ड्रैगन ऑफ अशोका, किसके बारे में बोल रहा है? अशोका। द इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर, जो उस पे इंस्क्रिप्शन थे पिलर पे, उसके बारे में बता रहा है कि एज ए सिंबल ऑफ द स्टेट। किसके बारे में बोल रहा है? सिंबल ऑफ स्टेट, राज्य के, देश के सिंबल के बारे में बताया जा रहा है। कॉमेमोरेटेड बैटल, क्या करा? कमेमोरेट बैटल, विक्ट्रीज, assumed great significance. He also used pillar to propagate. क्या करा है? Used to pillar to propagate. क्या करा? Imperial sermons as well. Imperial sermon as well. हम अब इसको समझते हैं कि पिलर्स, अशोका पिलर्स क्या कहता है। हम हिंदी में समझते, देखिए क्या कहता है। स्तंभ, पिलर्स, अशोक के शासनकाल के दौरान। किसके शासनकाल के दौरान? अशोक के शासनकाल के दौरान स्तंभों पर शिलालेखों का, स्तंभों पर शिलालेखों का राज्य के प्रतीक के रूप में या युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में बहुत महत्व बढ़ गया था। अशोक का जो पिलर था वो राज्य के प्रतीक के रूप में और युद्ध के रूप में उसका महत्व क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। उन्होंने स्तंभों का उपयोग शाही उपदेशों के प्रचार के लिए भी किया। किस प्रचार के लिए किया था? शाही उपदेश के प्रचार के लिए किया था। वो शिलालेख किस किस के लिए किया था? तो राज के प्रतीक के रूप में, युद्ध जीतने की खुशी में और शाही उपदेश के प्रचार के लिए उसका उपयोग किया था। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन बिंदु, राज्य का गौरव बढ़ाना। क्या था इसका मेन फोकस? कि राज्य का वो गौरव बढ़ाना, युद्ध में मिली जीत को याद रखना। युद्ध में जो उसको जीत मिलती थी उसको उस डेट बाय खुदवा देते थे ताकि याद रहे। धार्मिक नीति उपयोग, स्तंभों के माध्यम से धर्म या नैतिक उपदेश का प्रचार करना। किसके माध्यम से? तो पिलर्स के माध्यम से धर्म या नैतिक उपदेश का प्रचार करना मेन मकसद था। किसका? तो सम्राट अशोक का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। ऑन एन एवरेज ऑफ 40 फीट हाइट, इसका औसत ऊंचाई कितनी थी? लगभग तो 40 से 50 फीट। द पिलर्स वेयर यूजली मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन, पहले भी बोल चुके हैं कि वह चुनार के सैंडस्टोन से यूज किया गया था, सिंगल से। एंड कंप्राइज्ड ऑफ शाफ्ट एंड कैपिटल,
इसका जो कैपिटल जो था ना वो शाफ्ट था। द एक्सकेवेशन ऑफ द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, इसको जो खोजा गया था लाइन कैपिटल में अशोका के समय खोजा गया था, was डन बाय, किसके द्वारा खोजा गया था? F.O. ऑर्टेल के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? F.O. ऑर्टेल के द्वारा खोजा गया था। F.O. ऑर्टेल के द्वारा। कब से कब तक? इन 1904 to 1905। कब से कब तक खोजा गया था? 1904 to 1905, इतनी ईस्वी में इसको खोजा गया था। A long shaft from the base and shaft, the bell shaft, कि इसका जो शेप्ट था ना बेल शेप्ट यानी कि घंटे के आकार की थी। कैपिटल्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ईरानी पिलर्स, किस पर था? ये ईरानियन पिलर्स पर था। एज वाज द हाईली पॉलिश्ड, यह एक चमकीला पॉलिश से बना हुआ था। इस पर जो ये जो पिलर बना हुआ था ना, इस पर चमकीला पॉलिश किया गया था, चमकदार पॉलिश किया गया था। एंड लुस्ट्रस फिनिश ऑफ द पिलर्स above it there was circular और rectangular base। क्या कहता? सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर बेस। known as the abacus on the which an animal figure was placed। इसका जो अबेकस था ना वह मतलब फिगर, एनिमल्स फिगर, वो जानवरों के चित्र के द्वारा ही बनाया गया था। देखिए इसको हम हिंदी में डिटेल में समझते हैं। अशोक के स्तंभ के विवरण के बारे में हम समझते कि क्या क्या था। अशोक का स्तंभ जो था ना एवरेज औसतन कितना फीट था? 40 फीट ऊंचाई वाले ये स्तंभ हैं। कितने फीट ऊंचाई वाले स्तंभ हैं? तो 40 फीट ऊंचाई वाले स्तंभ हैं। आमतौर पर ये चुनार के बलुआ पत्थर, किसके बलुआ पत्थर से बना हुआ है? तो चुनार के और मथुरा के बलुआ पत्थर से बने होते थे। और इनमें मुख्य रूप से एक शाफ्ट यानी कि स्तंभ का मुख्य डंडा, शाफ्ट मीन्स होता है डंडा, और एक कैपिटल शीर्ष भाग होता था। कैपिटल यानी कि सबसे हायर पार्ट भाग होता था। इसका विवरण देखिए क्या क्या कहता है। जब इसको खुना गया था खनन में तो अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ थे। अशोक का जो स्तंभ थे ना, अशोक के जो सिंह थे, जो स्तंभ थे, वो चतुर्मुख स्तंभ थे। लाइन कैपिटल, कौन सी कैपिटल थी? तो लाइन कैपिटल। इसकी खुदाई 1904 में F.O. ऑर्टेल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? F.O. ऑर्टेल के द्वारा की गई थी। तो कब से कब तक की गई थी? तो 1904 से लेकर 1905 ईस्वी तक की गई थी। इसकी संरचना जो थी, इसका जो कंस्ट्रक्शन था कैसा था? एक लंबा सपाट स्तंभ के आधार के रूप में कार्य करता था। किसके रूप में कार्य करता था? एक लंबा सपाट के रूप में कार्य करता था, जो पत्थर के एक ही टुकड़े यानी एक मोनोलिथ, जो एक ही पत्थर के मोनोलिथ से बना होता था। अब इसका कैपिटल क्या होता है? सपाट के शीर्ष पर एक कैपिटल स्थित होता था। सपाट का जो मतलब खंभा का जो सबसे हायर पॉइंट होता था ना, उस पर कैपिटल स्थित होता था, मतलब शीर्ष होता था। या तो कमल के आकार का होता था, जो उसका जो लंबाई पे जो आकार जो बना हुआ था, या तो वो कमल के डिजाइन का बना होता था, या घंटी बेल के आकार का होता था, या घंटी के आकार का होता था।
अबेकस। अबेकस है कि इसके ऊपर एक गोलाकार या आयताकार आधार होता था। अबेकस के ऊपर क्या होता था? एक गोलाकार आकार या आयताकार आकार का आधार होता था, जिसे अबेकस कहा जाता था। जो गोलाकार या आयताकार आधार होता था ना, उसको क्या कहा जाता था? अबेकस कहा जाता था। जिस पर किसी जानवर की आकृति होती थी, जैसे शेर, हाथी या बैल स्थापित की जाती थी। उस पर किस किस की होती थी? शेर की, हाथी की, बैल की होती थी। वो सब हम आगे आपको दिखाएंगे कि वो क्या होता था। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कहता है कि देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल, लोरिया नंदगढ़ पिलर्स। लोरिया का जो नंदगढ़ पिलर है उसके बारे में कहता, इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जो कि वेस्ट चंपारण में है, जो बिहार में है। सारनाथ पिलर नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। और सारनाथ का जो पिलर है ना, वो हमें कहाँ से मिला है? तो वाराणसी के उत्तर प्रदेश से मिला है, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जिसे अपनाया गया था। तो किसको अपनाया गया था? तो सारनाथ के पिलर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। तो स्तंभ के बारे में देखिए, जानते हैं क्या कहता है कि देखिए लोरिया नंदगढ़ स्तंभ, यह सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभों में से एक है। किसके द्वारा बनाया गया था यह स्तंभ? तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। इसकी चोटी पर एक सिंह शेर की आकृति बनी हुई है। इसकी जो मेन चोटी है, पिक जो है, उस पर एक शेर की आकृति बनी हुई है। और यह अपनी पॉलिश और कलाकारी के लिए सुप्रसिद्ध है। जो ये इसमें जो पॉलिश है ना, वो उसके लिए वो सुप्रसिद्ध है। सारनाथ का स्तंभ जो है वह भारत का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्तंभ माना जाता है। कौन सा स्तंभ माना जाता है सारनाथ का स्तंभ? तो भारत का सबसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इसके शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृति को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। किसके रूप में अपनाया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे अपनाया गया है। तो देखिए, ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अशोका पिलर। ये जो है अशोका के अभी जो पिलर हम पढ़े हैं, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। देखिए, अबेकस है, कैपिटल है, मोनोलिथिक है, साफ्ट है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसा है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या कहता है। अब हम पढ़ेंगे नेशनल एम्ब्लेम। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेशनल एम्ब्लेम के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहता है? राष्ट्रीय प्रतीक। नेशनल एम्ब्लेम मीन्स होता है राष्ट्रीय प्रतीक। उस सब के बारे में तो पढ़ लिए कि मतलब अशोक के द्वारा अपनाया गया था। सारनाथ का जो पिलर था वो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। अब इसमें बताया जा रहा है कि नेशनल प्रतीक के रूप में जो अपनाया गया था, ये कब से कब तक अपनाया गया था, किस ईस्वी में अपनाया गया था, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पढ़ते हैं नेशनल एम्ब्लेम क्या कहता है। द अबेकस एंड द एनिमल पार्ट ऑफ द सारनाथ पिलर। किसका पार्ट है यह? सारनाथ पिलर है जो एनिमल का पार्ट है। फॉर्म्स द ऑफिशियल नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया एंड इट वाज adopted as the same on 26 January 1950। इसको कब अपनाया गया था राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको 26 फरवरी 1950 को अपनाया गया था।
इन द अवकाश ऑफ द सारनाथ पिलर्स, सारनाथ का जो पिलर है वो है 4 एनिमल्स, किस किस के बारे में, 4 जानवर के बारे में दिया है। दे आर शोन, देखिए क्या सब है। रिप्रेजेंटिंग 4 डायरेक्शन, वो क्या कहता है, 4 डायरेक्शन में को वो रिप्रेजेंट करता है। वो 4 डायरेक्शन क्या सब है अब हम जानते हैं। देखिए, अ ग्लोपिंग हॉर्सेस, क्या कहता है, अ ग्लोपिंग हॉर्स वेस्ट, किस में है, दौड़ता हुआ घोड़ा वेस्ट में है। एन एलिफेंट ईस्ट, कौन कौन से हैं, एलिफेंट, एंड अ बुल साउथ, एंड अ लायन नॉर्थ। अब देखिए, हमको यहाँ पे पूछा जाए, याद रखने की चीज़ है कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें 4 जानवरों को चारों दिशाओं में फैलाया गया है, चारों दिशाओं को बताया है। वो 4 जानवर कौन कौन से हैं, वो 4 एनिमल कौन कौन से हैं। तो क्या कहता है, अ ग्लोपिंग हॉर्स मतलब दौड़ता हुआ घोड़ा, पहला में हॉर्स घोड़ा, उसके बाद क्या है, एलिफेंट हाथी, उसके बाद क्या है, बुल बैल, और उसके बाद क्या है, लायन। ये 4 जानवर का नाम हमें याद रखना है। ये सबसे क्वेश्चन हर साल कुछ न कुछ एक नए क्वेश्चन आता ही आता है, इसे आप जरूर पढ़िए। द एनिमल्स सीम टू फॉलो ईच अदर, टर्निंग द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस टिल, क्या कहता है, एग्जिस्टेंस टिल इटर्निटी। अब देखिए क्या क्या इसके प्रतीक के बारे में बताता है, वह हम हिंदी में समझते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक किसके बारे में जानेंगे, नेशनल एम्ब्लेम। क्या कहता है, सारनाथ का स्तंभ का ऊपरी हिस्सा, सारनाथ स्तंभ का जो ऊपरी हिस्सा है अबेकस और जानवरों वाला भाग है। किसका भाग है, अबेकस और जानवरों का भाग है। जो उसका जो ऊपरी हिस्सा है ना, वो जानवर सबका भाग है। भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है। भारत पहले भी बता चुके हैं, भारत कैसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। इसे कब अपनाया गया था, तो इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। सारनाथ स्तंभ के अबेकस चबूतरे पर, किस पर, अबेकस में चबूतरा, चबूतरे पर 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला 4 जानवर दिखाए गए हैं। अबेकस पे जो है 4 जानवर चारों दिशाओं को प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो कि दिखाए गए हैं। वो क्या है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, कौन है, दौड़ता हुआ घोड़ा पश्चिम, एक जो है सो दौड़ता हुआ घोड़ा पश्चिम में, पश्चिम का जो मुंह किया हुआ घोड़ा, दौड़ता हुआ घोड़ा वो पश्चिम दिशा की डायरेक्शन है। एक हाथी पूर्व दिशा में, एक हाथी है जो पूर्व दिशा की डायरेक्शन बताता है, और एक बैल, एक बैल भी है जो दक्षिण की ओर बताती है, और एक शेर जो उत्तर की ओर दिशा डायरेक्शन करता है, जो उत्तर की दिशा को डायरेक्शन करता है। ये जानवर एक दूसरे का पीछा करते हुए प्रतीक होते हैं। ये जितने भी चारों जानवर हैं ना, तो एक दूसरे को पीछा करते हुए प्रतीक होते हैं, नजर आते हैं, जो अनंत काल तक अस्तित्व के चक्र, संसार चक्र को घुमाने का प्रतीक है। किसके घुमाने का प्रतीक है, ये संसार का जो चक्र चल रहा है, जीवन मरण जो भी कुछ चल रहा है उसको घुमाने का यह एक प्रतीक है। कौन सा प्रतीक है, तो अशोक का सारनाथ का अशोक स्तंभ, अशोक के सारनाथ का अशोक स्तंभ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या क्या है। द एलिफेंट डिपिक्ट्स द ड्रीम ऑफ क्वीन माया,
जो एलिफेंट को जब उसकी क्यों माया, वेयर अ वाइल एलिफेंट इंटर्स हर वोम्ब, जो माया थी ना, रानी माया, कहा जाता है कि रानी माया भगवान बुद्ध की माँ थी। तो उन्होंने सपने में देखी, वो सपना में देखी कि मेरे गर्भ में जो है ना एक मतलब क्या कहता है, हाथी, सफ़ेद हाथी, वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी मेरे गर्भ में प्रवेश कर रहा है। द बुल डिपिक्ट्स द ज़ोडिएक साइन ऑफ टॉरस। किसका है? द बुल जो है वो किसका साइन है तो टॉरस का साइन है। द मंथ इन विच बुद्धा वाज बॉर्न, तो जिस महीने में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वो बुल उसका प्रतीक है। द हॉर्स रिप्रेजेंट्स द हॉर्सेस कंथक, वो घोड़ा जो रिप्रेजेंट करता है ना, 4 जानवर का नाम उसमें बताया गया था। तो पहला तो हाथी निकल गया, दूसरा बुल निकल गया, और तीसरा में कहता है कि जो घोड़ा जो था ना, घोड़ा जो उसमें घोड़ा भी दिखाया गया, तो घोड़ा रिप्रेजेंट करता है भगवान बुद्ध के कंथक। भगवान बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक था, उसको रिप्रेजेंट करता है। विच Buddhas is said to have used for living his princely life, वो भगवान बुद्ध जो थे वो अपने राजसी जीवन को त्याग दिए थे। किससे? द लैंड सो द अटेनमेंट ऑफ लाइटमेंट, जो वो शेर का जो प्रतीक है ना, वो अपने जीवन के राजसी सुख को त्याग दिए थे। वो चारों जानवर जो 4 दिशाएं में हैं वो भगवान बुद्ध के ही प्रतीक हैं। तो देखिए भगवान बुद्ध के प्रतीक क्या क्या है, देखिए इसमें चारों जानवर का दिया हुआ है कि किससे क्या प्रतीक होता है। तो सबसे ये तो भगवान बुद्ध के प्रतीक में है सारा कुछ। जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है ना, वो भगवान बुद्ध के प्रतीक पे ही दिया गया, बनाया गया है। तो हाथी, पहला में हाथी है, रानी माया के उस सपने को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? रानी माया के सपने को। एक सफ़ेद हाथी उसके गर्भ में प्रवेश करता है। वो सपने में देखती है कि मेरे गर्भ में एक सफ़ेद हाथी प्रवेश कर रहा है। बैल कहता है वृषभ, टॉरस मीन्स होता है वृषभ, वृषभ राशि को दर्शाता है। बैल जो है सो किसको दर्शाता है? वृषभ राशि को दर्शाता है। वह महीना जिसमें भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बैल उस महीने को दर्शाता है जिसमें भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। घोड़ा, देखिए घोड़ा क्या कहता है? घोड़ा, यह घोड़े कंथक का प्रतिनिधित्व करता है। यह घोड़ा जो है भगवान बुद्ध का जो घोड़ा था, उनका नाम कंथक था, उसका प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उपयोग बुद्ध ने अपने राजसी जीवन को त्यागने के लिए किया था। घोड़ा का उपयोग भगवान बुद्ध ने अपने राजसी जीवन यानी कि सुख समृद्धि को छोड़ दिए थे, परित्याग कर दिए थे। और शेर जो था सो बुद्ध द्वारा ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति को दर्शाता है। शेर का जो प्रतीक है ना, भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, निर्वाण प्राप्ति हुई थी, वो सब शेर दर्शाता है। इस तरह अशोका को जो पिलर है उसमें जो 4 जानवर हैं वो चारों दिशाओं को दर्शाते हैं और भगवान बुद्ध के भी प्रतीक को वो दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इससे भी एक क्वेश्चन आप लोग को बनेगा। देखिए इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा कि इसमें देखिए इसमें ये क्वेश्चन बनेगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा।
देखिए इसमें दिया हुआ है, पढ़ते हैं, ये बताते हैं आगे। इन द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया द वर्ड्स स्टे सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडका उपनिषद। क्या कहता है, राष्ट्र प्रतीक में जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना, उसको मुंडका उपनिषद से लिया गया है। मीनिंग ट्रूथ एलोन, जिसका मतलब अर्थ होता है सच्चाई। ट्रायम्फस आर इंस्क्राइब्ड बिलो द अवेकस इन देवनागरी स्क्रिप्ट। अवेकस का नीचे जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ वो किस भाषा में लिखा हुआ, तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। द कैपिटल इज क्राउन्ड बाय द व्हील ऑफ द लॉ। धर्म चक्र किसके बारे में कहता है, धर्म चक्र के बारे में बताता है। देखिए इसका हम हिंदी में आपको बताते हैं। कहता है, अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, क्या कहता है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में मुंडका उपनिषद से लिए गए शब्द, किस उपनिषद से लिए गए हैं, क्वेश्चन बार बार आता है, तो मुंडका उपनिषद से शब्द लिए गए हैं। कौन सा, सत्यमेव जयते। कौन सा लिया गया है शब्द, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य। जिसका अर्थ क्या होता है, सत्य की ही जीत होती है। जिसका अर्थ होता है सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय हो, सत्य की ही जीत हो। अवेकस फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। जो अवेकस बना हुआ है उसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इसके शीर्ष कैपिटल धर्मचक्र व्हील ऑफ द लॉ स्थित है। समझे, इसके शीर्ष पर कैपिटल पर कौन सा चक्र स्थित है, तो धर्मचक्र स्थित है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ धर्मचक्र, ये VVI है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या क्या कहता है। द 4 लाइन सिंबॉलिज्म बुद्धा स्प्रेडिंग धर्मा इन ऑल डायरेक्शन। क्या कहता है, स्प्रेडिंग धर्मा इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी धर्म के चारों ओर की डायरेक्शन है। इट वॉज बिल्ट इन द कमेमोरेशन ऑफ द फर्स्ट sermon by बुद्धा known as धर्मचक्र प्रवर्तन। कि फर्स्ट सेरेमनी इसका क्या था, धर्मचक्र प्रवर्तन। देखिए इसको हम हिंदी में समझते हैं, इंग्लिश में हम पढ़ लिए, अब हिंदी में समझते हैं। चारों शेर, यहाँ पे क्या कहता है, 4 लाइन। चारों शेर बुद्ध द्वारा सभी दिशाओं में धर्म फैलाने का प्रतीक है। ये चारों शेर जो है ना, सो भगवान बुद्ध के द्वारा सभी दिशाओं में धर्म को फैलाने का एक प्रतीक है। इसका निर्माण बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में किया जाता है। इसका निर्माण जो है, जो भगवान बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, उसकी स्मृति में किया था, जिससे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो अच्छा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन जो है भगवान बुद्ध कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। पहला धर्म चक्र प्रवर्तन वो कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है, देखिए अब इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए इसमें सिंह है 4 गो। देखिए ये चक्र है, इसके नीचे लिखा है मतलब सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।